दोस्तों, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। दिल कहता है मेरी फीलिंग अच्छी है, तभी दिमाग दिल से कहता है ओ प्लीज़ शट अप, तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। मैं दिमाग हूँ, मेरे विचार सच हैं। पर सच क्या है यह हम समझ नहीं पाते। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस कहानी की नायिका दीपा के साथ। वो नहीं समझ पाती कि सच क्या है और मैं क्या करूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मन्नू भंडारी जी की कहानी यही सच है। मेरा नाम संगीता है, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मन्नू भंडारी जी की कहानी यही सच है में मन्नू भंडारी जी ने कानपुर और कलकत्ता का वर्णन इस कहानी में किया है। सबसे पहले बात आती है कानपुर की। कानपुर सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया है यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता ही नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी है, कुछ खुली है कुछ बंद है। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नजर से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ अलमारी को। नहीं आना तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज की बात थोड़ी ना है। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देर करके ही आता है और मैं हूं कि उसी क्षण में प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश के बाद भी किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाते। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत बहुमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नजर घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है संजय अभी आया, वह आया और आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी सी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी हमें कहानी सुनाओगी? नहीं अभी नहीं, पीछे आना, मैं रुखाई सी जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही है। यूं तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तक मेरे सिर खाने के लिए भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती, वरना मैं इतनी आजादी से घूम फिर कैसे सकती थी, मन में सोचती हूँ। तभी खटखट की वही परिचित सी ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस सी अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मैं देखती हूँ, फिर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो मुझसे? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। क्या करना है नाराज होकर, रुखाई सी मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता। क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश की, उठ भी नहीं पाया। सबको नाराज करके आना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनको बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं। पर कुछ नहीं कह पाती। एकटक उसके चेहरे को देखती रहती हूँ। उसके सावले चेहरे पर पसीने के बूंदे चमक रही है। कोई और समय होता तो अपने आंचल से इन्हें पोंछ लेती, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही है, पर मैं क्या करूं। तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड दुलार दिखलाएगा। वह जानता है जो कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर
फूलदान में पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाने लगता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया कि मुझे रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद है, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे ऐसी आदत हो गई है कि दिन भी कमरे में फूल न रहे तो न तो पढ़ने में मन लगता है और न ही सोने में। ये फूल जैसे संजय की स्थिति का आभास दिलाते हैं मुझे। देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे भूल गई। सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। मैंने संजय को बताया। कहाँ, कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है। काहे उछल पड़ता है। यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए बिल्कुल। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। नहीं क्यों, मुझे इस प्रकार उसका खुश होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं उसे कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर चली जाऊं? तभी मुझे संजय का सवाल सुनाई देता है। तुम्हें यह जो मिल जाए तो मैं अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज की चिक चिक से मन उब गया है। कितनी बार ही सोचा तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने मुझे हमेशा बांध लिया। ऑफिस में तो शांति हो जाएगी, पर मेरे सामने कितनी वीरान हो जाएगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगा कि रात बड़ी सुहानी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जा बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। हम दोनों पैर फैलाकर बैठ जाते हैं और घंटों वो मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजना बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती हूँ और देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो मैं बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते एक बड़ा सा डर लगता है। पता नहीं कैसे कैसे पूछते होंगे। मेरे लिए तो पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डरती हो क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देते हैं। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि सब दिखावा मात्र होते हैं। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ ईरा को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती। अब उन लोगों की जान पहचान हो तो बात दूसरी है। ऐसा ही सी मैं कहती हूँ। और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजर घटाकर पूछता है। निशित तो वही का है ना? होगा, मुझे क्या करना उससे? मैं एकदम से भनका कर जवाब देती हूँ। नहीं क्यों, मुझे लग रहा था कि अब वह यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, छेड़ते हुए लहजे में कहता है और मैं भड़क पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं तुम्हें 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ, उससे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह के मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपटकर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कौन है यहाँ जा देख लेगा? और देख ले तो देख ले, आप ही कूड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है बेशर्मी। कि मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो। पर है तो रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं और चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होता होता सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगी रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती हैं। जाने क्यों, अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है ये फूल नहीं, संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही है।
सहला रही है मुझे, दुलार भी रही है, और अपने को ये असंख्य आंखों को निरंतर देखे जाने की कल्पना में मैं लज्जा जाती हूँ। मैंने संजय को एक बार यह बात बताई तो वह खूब हंसा और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा कि पागल पागल हो तुम, निरी मूर्ख हो तुम। कौन जाने, शायद उसका कहना भी ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। मैं जानती हूँ संजय का मन निशित को लेकर जब तक संकित उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशित से नफरत करती हूँ, उसकी याद मात्र से घृणा करती हूँ। फिर 18 वर्ष की आयु में प्यार कोई प्यार होता है भला? नीरा बचपन ही तो होता है, महज पागलपन। उस आवेश में रहता है पर स्थायित्व नहीं रहता। गति तो रहती है पर गहराई नहीं रहती। जिस वेग से आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग में टूट भी जाता है, और उसके बाद आहो आंसू और सिसकियों का दौर, सारी दुनिया की निसारता, और फिर आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो यह सब एक बेवकूफी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही उस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया हो। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशित को भूल गई थी। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है जब तक निशित की बातें को लेकर व्यर्थ ही खिंसा उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है इस बात को लेकर। और उसे कैसे बताऊं कि मेरा प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र ही संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान पर पड़े तले बैठकर मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, यह वह अपने ऑफिस की मित्रों की बात करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का यह मतलब तो नहीं है कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सब अपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम की परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी भी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशित ने मेरा अपमान किया, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला उठती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती, नीच कही का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ, और सच पूछो तो अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसे व्यक्ति के चुंगल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम एक महज खिलवाड़ है। यह सोचता कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे आत्मसमर्पण कर पाती, तुम्हारे आलिंगनों में अपने को यूं बिखेर पाती। जानते हो, विवाह से पहले कोई लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसलिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा प्यार भी सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था, केवल झूठ। परसों मुझे कलकत्ता जाना है, बड़ा डर लग रहा है। कैसे क्या होगा? मान लो इंटरव्यू में मैं बहुत नर्वस हो गई तो संजय को कह रही हूँ कि वह भी मेरे साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरे में अकेली रहती हूँ, यूँ अकेले घूम फिर भी लेती हूँ तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है मुझे जाने में। बार बार यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय इस मादकता से भरे इस पंजाल को छीन छीन कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता।
कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसे विचित्र आशंका, विचित्र सा भय मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं अपने ईरा को ढूंढती हूँ। वही कहीं दिखाई नहीं दे रही। नीचे उतरने की बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश देती हूँ। मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ गई है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह से चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ, ईरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती है, उफ, तुम्हें न देखकर मैं घबरा गई थी कि तुम्हारे घर में कैसे पहुँचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई थी। जैसे ही हावड़ा स्टेशन पुल पर गाड़ी पहुँचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को ताजगी से भर देती है। ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित से उस पुल को देखती रहती हूँ। दूर दूर तक फैली हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और बिहार करती उसकी नौकाओं को देखती हूँ। बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत सी भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर का वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है और उसके सबके बीच जैसे मैं अपने आप को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कहाँ कानपुर, कहाँ यह कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं थे। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े चौड़े खुले मैदान। क्यों ईरा, कौन से लोग इंटरव्यू में हैं? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मैंने ईरा से पूछा। ठीक हो जाएगा, तुम और डर। हम जैसे डरे तो कोई बात नहीं, जिसे अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया है वह भले इंटरव्यू में डरे। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना में ही होंगे ना, जाती है क्या कभी उनके पास? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। कभी कभी तो यूँ पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं आया। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय में बात करे। मैं मौन ही रहती हूँ। ईरा का छोटा सा घर सुंदर ढंग से सजाया हुआ, उसके पति के दौर पर जाने की बात सुनकर पहले ही मुझे अफसोस हुआ था। कुछ होते तो मुझे मदद कर देते। फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को ईरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले गई। अचानक मुझे वहाँ निषेध दिखाई देता है। मैं घबरा कर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांसें रुक जाएगी। कब आई हो? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरोगी कहाँ? जवाब ईरा देती है। मैं देख रही हूँ निशित बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या शौक चराया? उसका रंग क्या पड़ गया है, दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती, हम लोग उठ पड़ते हैं। ईरा को मुन्ने की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफ़ी हाउस में धर्मतल्ला, तब तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। ईरा उससे बात करती है, मानो वह ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशित को यूँ मिलना, न चाहकर भी जैसा सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया निशित, लगता जैसे मन में कोई गहरी पीड़ा हो, छिपाए बैठा हो। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं है, हो सकता है मुझसे दुख होने का दुख हो। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, एक तृप्त युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा होता तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो। उसे अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था ना, कि मेरा मन कटु हो जाता है। यही तो वह व्यक्ति है जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं, जरा उसकी खिसियाना तो देखती। वह कल भी आएगा, मुझे उसे साफ साफ कह देना चाहिए। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। अच्छा है आए कल, मैं उसे बता दूंगी कि जल्द मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे बहुत ज़्यादा घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी।
यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए हैं, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया। करे ना करे मुझे क्या है, क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है। मूर्ख कही कि संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान नहीं था। ईरा कहती है 100 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निशित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटकता रहा, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली। वह क्यों मेरे में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और कहता है कि जैसा भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों। कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी, लिए कुछ नहीं है, मेरे पास ना आए। 8:45 के करीब जब मैं उसे टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा था। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। तो वह समय पहले ही आ गया था। संजय होता तो 11 बजे से पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो उसे जानता ही नहीं था संजय से। यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसे हो गया, और जब आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा खुश हुआ है। वही बैठे बैठे फ़ोन करके उस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे क्या करना है, उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि आज वो ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति थी मेरे सामने। उसके इस अपनेपन भरे व्यवहार को मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी, नकार भी नहीं पा रही थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक बात नहीं की। मैंने एक बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं बात सुनकर यह दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी के लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना खुश होगा। हमारे विवाहित जीवन के लिए आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं बैठने को कहती हूँ पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही है। एकाएक मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, पर वह क्या बिना बाहों से, बिना प्यार के यह चला जाता। अच्छा तो चला जाता हूँ। यंत्र चलित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी उसे देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहूं। यहाँ वे फूल नहीं है, बड़ा सोना सोना सा लग रहा है मुझे। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो। 3 दिन हो गए, किसी ने बाहों से भरकर प्यार तक नहीं किया। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है और मैं बहुत नर्वस हो गई थी, और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे नहीं दे पाई। पर निशित ने आकर बताया मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ यह सब निशित की वजह से हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशित की बाहें गाल पर पड़ रही थी, और सामने बैठा निशित इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़े प्यार से लग रहा था। देखा मुझसे ज़्यादा तो वह खुश है। वह किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसे न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर उसके साथ रहूं? उसके साथ? एक अजनबी सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, वह अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सब कर रहा है। पर क्या वह चाहता है उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूँ? या तो कुछ उसने किया हो, उसे भूल जाऊंगी। असंभव। मैं कल ही उसे संजय के बारे में बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, ऐसा उसने कहा। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं ईरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगा। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशित को नीला रंग बहुत पसंद है। मैं नीली साड़ी पहनती हूँ बड़े चाव से, और सत्कर्ता से अपना प्रसाधन भी करती हूँ, और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ। किसको रिझाने की कोशिश करी हो ये सब करके? क्या यह निराश पागलपन नहीं है? क्यों मैं पागल हो जा रही हूँ?
सीढ़ियों पर निशिद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियाँ सुर्ख हो जाती है। मैं सचमुच इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। ये सदा चुप रहने वाला निशिद बोली भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बात सुनने की जरा भी आदत नहीं थी। संजय ने कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया, न ऐसी कभी बात करता था, जबकि उसे पूरा अधिकार था, और यह बिना अधिकार ऐसी बातें कर रहा है। पर जाने क्या है, मैं उससे नाराज नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलक में सिहरन महसूस करती हूँ। सच संजय के मुँह से ऐसा वाक्य सुनने के लिए मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसा बात नहीं की। पिछले 2.5 साल में संजय के साथ रह रही हूँ। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े भी पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह देखकर भी जैसे यही सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस में रह नहीं जाता। पर निशिद ने यह बात क्यों कही? क्या उसे यह अधिकार था? क्या मैंने उसको यह अधिकार दिया है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? मैं ये सब सोचने लगती हूँ। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी विवशता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती, निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम निशिद टैक्सी वाले को आदेश देता है। टोन की घंटे के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशिद बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है। बीच में इतनी जगह छोड़ दी है कि यदि हिचकोला भी आए तो टैक्सी रुके भी तो हम स्पर्श न हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोद में पड़कर फहराता है। वह उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रसबे से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आहत से भरी जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कर पाती, चाह कर भी नहीं कर पाती। अपनी इस विवशता से मुझे खेद भी होता है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मुझे कुछ नहीं कह सकी। यह निशिद कुछ बोलता क्यों नहीं? उसको यूँ कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना कुछ कतई अच्छा नहीं लगा। एकाएक मुझे संजय की याद आने लगी। इस समय वह यह होता तो उसके हाथ मेरे कमर में लिपटा होता। यूँ सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं है, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशिद बगल में बैठा है तो ऐसी बातें और ऐसी इच्छा करना और ऐसा सोचना कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूँ? जितनी दुर्गति से टैक्सी चलती जा रही है, मुझे लगता है इतनी ही दुर्गति से वह भी बह जा रही है अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ हड़बड़ी से नीचे उतरने लगती हूँ, मानो अंदर निशिद मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान होता है। उधर निशिद खड़ा था, इधर मैं बीच में टैक्सी। पैसे देकर टैक्सी चली जाती है। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे देने चाहिए, पर अब क्या हो सकता है। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आस पास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए सबका अस्तित्व ही मिट चुका है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचा कर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ न ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठे हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर उसका पार्ट वही अदा कर रहा है। वह ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में अपने आप को खोया खोया महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बेरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है निशिद कुछ कहना चाहता होगा। मैं उसके होठों की धड़कनें तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इस समय वह क्या सोच रहा होगा। 3 दिन से साथ घूम रहा है मेरे। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को छेड़ा नहीं। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमाग पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य वह बताएगा। न्याय यह कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया था
उसे उलटकर देखने का शायद हम दोनों में किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गया, अब उन पर कौन बात करे। मैं तो कभी नहीं करूँगी, पर उसे तो करनी चाहिए, तोड़ा उसने था। बात भी आरंभ करे। मैं क्यों करूं? और मुझे क्या करनी पड़ी है? मैं तो जल्दी से संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं मैं इसे अभी संजय के बारे में बता दूं? पर जाने कैसी विवशता है, जाने कैसा मोह है कि मैं उसे मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा मुझसे। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसकियाई जाती हूँ। फिर वह मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लगता, पर यंत्र चलित सी आंखों में मैं खा रही हूँ। शायद वह ऐसे ही खा रहा है। मुझे भी फिर लगता है कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियां काँप रही हैं। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि उसने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या कह सकूँगी कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकती। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया था और मैं कभी नहीं भूल सकती इस चीज़ को। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या, ऐसा अपमानित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याएं और चांदनी रात के वे दिन चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठकर हम मौन भाव से एक दूसरे को निहारा करते थे, बिना स्पर्श के। जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी। जाने कैसे तन्मयता से हम डूबे रहते थे एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती हूँ तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता है, आत्मीयता के क्षण अनके ही रहने दो दीपा। आज भी हम मौन हैं, एक दूसरे के निकट हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन क्षणों को से गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने के अतिरिक्त मुझ में कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशिज मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान। फिर निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी, पर न जाने क्या कि मुझे लगता कि निशित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत निकट। बार बार मन करता है क्यों ना निशित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं। पर वह कुछ भी नहीं कहता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी कह ना पाई। शाम को मुझे निशित अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पे बैठ गए। कुछ दूर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर वह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आओगी ना? मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ। नौकरी के बाद क्या इरादा है तुम्हारा? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैली जा रही है। शायद कुछ कहने वाला है। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो मुझे कचोट डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता सकी कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी और मैं संजय से प्रेम करती हूँ। वह मुझसे प्रेम करता है। वह मुझे बहुत अच्छा लगता है और उससे मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। वह तुम्हारी तरह मुझे धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ कह भी नहीं पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला जाती हैं। मैं दूसरी ओर मुँह करके फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ, निशित ने कहा। मेरी सांसें जहाँ की तहाँ रुक गई। आगे के सब सुनने के लिए शब्द ही नहीं थे मेरे पास। वही कातर, करुणा और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो मैं उसे कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निषेध कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो मुझे सुनने के लिए मेरा मन आकुल हो रहा है। छटपटा रही हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निषेध? इतना तो सब जानने के बाद भी शायद मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद नहीं, सचमुच मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो। फिर भी कुछ सुनने के लिए आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ,
पर हमारी नज़र तो लेक के पानी पर जम गई है। शांत मन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनबुझे नहीं रह सके। तुम चाहे न चाहे, मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो मुझसे। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ना चाहते हो तुम। मुझे ये लग रहा है ये सच है। तुम आज भी मुझे ही अपना समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और केवल तुम्हारी। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न होने पड़े। लगता है रात आधी भी हो सकी है, ढलने लगी है। कानपुर। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी पर गाड़ी पर बिठाकर चली गई। या कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती उसे भेज दिया। मैं जानती हूँ कि लाख मना करने के बाद भी निशित आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेले रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा कि चलते चलते शायद वह मुझसे कह दे। चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशित आ रहा था। पागल, उसे इतना भी समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बहुत अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ लगता है। सारा दिन बहुत व्यस्त रहा है और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने आ पहुँचता। मन कहता है कुछ ऐसा करो जिससे उसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई। वह अंदर झांकते हुए पूछता है, हाँ पानी वानी तो है ना? हाँ। बिस्तर फैला दिया। मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है कि सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छाया देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है। वह भी कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं है, चारों ओर नज़र डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा था, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा था। मुझे कभी उस पर दया आती तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी। एक बार फिर हमारी नज़र मिलती है। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी ऐसा सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो ना। और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुँचने की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित से मालूम होगा तो मैं सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला जाती हैं। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ धीरे से अपना हाथ पर रख देता है। मेरा रोम रोम सिर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ो। मैं समझ गई निशिद, मैं सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में कह नहीं पाए, वह तुम्हारी क्षणिक स्पर्श से मैं समझ गई। विश्वास करो, यदि तुम मेरे साथ हो तो मैं केवल तुम्हारी हूँ, मात्र केवल तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशित को देखती रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुन जाती है। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई देती है। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशीथ के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियाँ दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वो सब दूर हो जाती है, पीछे छूटती है। मुझे लगता है कि आदित्य का ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। भोजिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करती हूँ। सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूँगी? इतने दिनों तक उसे छलती आई हूँ, अपने को छलती आई हूँ, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी संजय जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई है। इसका एहसास मुझे कलकत्ता में निशित से मिलने के बाद हुआ। याद आता है तुम निशित को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। अस्वीकार करती हूँ, तुम जीते हो,
मैं हारी हूँ। सच मानना संजय, 2.5 साल में स्वयं भ्रम में ही थी। तुम भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलने के सारे जाल छीन छीन हो गए हैं। मैं आज भी निशित को प्यार करती हूँ, और ये जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस नहीं कर सकूंगी। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया। जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपाओगी, तुम्हारे सामने जो है झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है जैसे तुम्हारे मन में मेरे लिए जो भावना थी वो प्यार नहीं, केवल अपनापन था। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर लगने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जला दिया था। मेरा मन हरा उठा था। मैं कृत्य उठी थी। समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ में विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ सब चुक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी आए ही नहीं। तुम्हें बताओ, आए कभी? तुम्हारी असंख्य आलिंगनों और चुम्बनों के बाद भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ निशित के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझने लगी थी। मुझे क्षमा कर दो संजय, और लौट जाओ। तुम मुझे जैसी अनेक दीपाई मिल जाएगी जो सचमुच तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम की सच्चा प्रेम होता है, बाद में क्या प्रेम तो अपने को भूलने का और भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती रही जो मैं संजय से कहूँगी, कह सकूँगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसके होने का अभिनय नहीं कर सकती। छी, नहीं जानती यह सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौट कर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गया, कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने कलकत्ता जाकर कोई सूचना नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिन में लौट आऊँगा। तब तक तुम आ ही जाओ। जाने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है कि एक बड़ा बोझ हट गया है। अब अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी संजय को सच बताने के लिए। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठों में बंधे हुए थे, दूर रहकर अपने आप से टूट जाती हूँ। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी हूँ, बहुत नाराज भी हूँ, पर उसे देखती हूँ तो सारा क्रोध बह गया है। इस अपनत्व में क्रोध भला ठीक भी कैसे पाता है। लौटी हूँ तब से न जाने कैसे रंगीन और मादकता मेरी आंखों में छा गई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात सोती हूँ तो अनन्या सी मेरी नज़र सोने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदलकर सो जाती हूँ। आज निशित को पत्र लिखना 5वां दिन था। मैं कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज भी तो डाक निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना लगता है सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों लौटती डाक से वही उत्तर दिया उसने, समझ नहीं आता कैसे समझाऊं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों में करीब इसी समय यहाँ खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज भी संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, या फिर मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर नीर उद्देश्य से कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज की तरह संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यही बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती से सड़क पर ले जाती हूँ। शाम का धुंधला मन के बोझ को बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ? लगता है जैसे मेरी राह भटक गई है, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी नीर उद्देश्य से सोच चलती हूँ, पर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूँगी। हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का लिफाफा देती है। धड़कते दिल में मैं उसे खोलती हूँ। ईरा का तार था। नियुक्त हो गई हो, बधाई हो। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर जाने क्या खुशी नहीं हो पाती। क्या खबर तो निश्चित भी तो भेजने वाला था। एकाएक विचार आया मन में, क्यों जो कुछ मैं सोच गई थी वह निरा भ्रम था, मात्र मेरी कल्पना थी या मेरा अनुमान? नहीं, उस स्पर्श को मैं कैसे भ्रम मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा मेरे हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी।
लेक पर बिताई उन मधुर क्षणों को मैं कैसे मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या उसे वही हिचक तो नहीं हो रही है ना? तभी सामने घड़ी की टन टन करके 9 बजाती है। मैं देखती हूँ, ये संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटों सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते हुए हरे पर्दे, यह हरी बुक, रेक, ये टेबल, फूलदान, सब तो संजय के लिए आए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन संजय ने मुझे सालगिरह पर दिया था। अभी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सोनापन मेरे मन के सोनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के सामने लेक का स्वच्छ नीला उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशित की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस कर सकती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक का पानी विस्तार सिमट जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल पर बदल जाता है। देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशित बैठा है। वही मजबूरी, वही विवशता, वही घुटन। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी। मैं एक आंखें खोलती हूँ, वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी, सब कुछ मुझे नजर आता है। आखिर आज निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। मन में सोच, दीपा तुम अच्छी तरह पहुंच गई होगी। यह जानकर मुझे खुशी हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया कि तार दे देगी। ऑफिस की ओर से सूचना भी मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ स्वीकार करना। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई है। शेष फिर शुभेच्छु निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अब उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा? दीपा। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। ये संज्ञा सुन सी उसे इस तरह देखती हूँ माने पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और मैं विक्षिप्त सी दौड़कर उसे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनन्यास मेरी आंखों से आंखों बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिल पाया? बोली काम को तुम इतनी परेशान क्यों हो? इसके लिए मुझे बताओ जरा। पर मुझसे कुछ कहा नहीं गया। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जा रही थी। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छाती जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अंधेरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है और सब कुछ झूठ है, सब कुछ भ्रम है और सब कुछ मिथ्या है। हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे हैं और यही सच है।